आज हम बात करेंगे एसीएल सर्जरी की सक्सेस रेट के बारे में। क्यों कुछ पेशेंट्स में एसीएल सर्जरी सक्सेसफुल होती है और कुछ पेशेंट्स में एसीएल सर्जरी के इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो वो कौन से पेशेंट्स होते हैं, उसके एसीएल सर्जरी के फेलियर के क्या कारण हैं, क्या हम उन्हें रोक सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए, इसमें अंत तक देखते रहिए। हम बताएंगे आपको वो सभी कारण जो कि यदि आप एसीएल सर्जरी करवाने जा रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है। एसीएल सर्जरी की सक्सेस रेट दो मुख्य बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहले कि आप जिन सर्जन से या जिन हॉस्पिटल में आप ये सर्जरी करवा रहे हैं उनको इस सर्जरी को करने का कितना एक्सपीरियंस है, और नंबर 2 आप इसके अंदर जो इम्प्लांट यूज़ ले रहे हैं वो कौन सा है। इसके अलावा जो फैक्टर है जो एसीएल सर्जरी की सक्सेस रेट को प्रभावित करता है वो ये है कि सर्जरी के समय आपकी एज क्या है, सर्जरी में कौन सा ग्राफ्ट काम में लिया गया है, और सर्जरी के अंदर सर्जरी के बाद आप रिहेबिलिटेशन कैसे करते हैं, और सर्जरी के बाद आपकी अपने घुटने से डिमांड क्या है। मतलब कि आपका काम क्या है, आप स्पोर्ट्स पर्सन है या नहीं है। तो एक एक करके इन सभी बातों को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि जो मुख्य फैक्टर है वो है टेक्निकल एरर। एसीएल सर्जरी के फेल होने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि सर्जिकल एरर, मतलब कि सर्जरी करने में जो लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन करते समय जो टनल बनाई जाती है, जो ड्रिल होल किए जाते हैं, वो अपने सही स्थान पे नहीं बनाए गए हैं। सीधे शब्दों में मैं बात करूं तो ये कि आप जिन सर्जन से ये सर्जरी करा रहे हैं क्या वो एक ट्रेंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट है या नहीं है। एसीएल सर्जरी ऑर्थोपेडिक सर्जरी से थोड़ा सा अलग इसलिए होती है क्योंकि ये दूरबीन की सहायता से की जाती है। ये एक ओपन सर्जरी नहीं है और इसे सीखने में एक लर्निंग कर्व होता है, और प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही ये सर्जरी की जा सकती है सक्सेसफुल रिजल्ट्स के साथ। तो आप उन सर्जन को चूज़ करिए अपनी सर्जरी के लिए, या उन हॉस्पिटल्स को चूज़ करिए जहाँ पे स्पोर्ट्स इंजरीज़ के पेशेंट्स बहुत अधिक संख्या में देखे जाते हैं, ट्रीट किए जाते हैं, जो हाई वॉल्यूम स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर्स हैं, और जो आपके जो सर्जन हैं वो ट्रेंड आर्थ्रोस्कोपिक और स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हैं। नंबर 2 कि इम्प्लांट आप कौन सा काम में ले रहे हैं। 1000 से ज़्यादा स्पोर्ट्स इंजरीज डील करने के बाद मैंने ये देखा कि एसीएल सर्जरी की जो सक्सेस रेट है वो इस बात पे कम निर्भर करती है कि हम कौन सा इम्प्लांट काम में लेते हैं। इस बात पे ज़्यादा निर्भर करती है कि आपने सर्जरी सही टेक्निक से की है या नहीं की है। बायो स्क्रू, फाइबर टेप, ऑगमेंटेशन, टाइटेनियम स्क्रू, हम कुछ भी काम में लें, सर्जरी सक्सेसफुल तभी रहती है जब टेक्निकली वो सही तरीके से की जाए। तो स्क्रू चाहे आप टाइटेनियम लगवाइए चाहे बायो स्क्रू लगवाइए, सर्जरी की सक्सेस रेट इन पे डिपेंड नहीं करती है। तो फिर इम्प्लांट का क्या रोल है। लेटेस्ट जो अभी रिसेंट एडवांसेस हुए हैं एसीएल सर्जरी में, उसके अंदर एक फाइबर टेप ऑगमेंटेशन टेक्निक आई है जो ऑल इनसाइड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के साथ की जाती है। इसके अंदर जो एसीएल का ग्राफ्ट है उसके साथ एक स्टिफ फाइबर टेप साथ में लगा दिया जाता है। फाइबर टेप लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये एक स्टिफ स्ट्रक्चर है तो ग्राफ्ट को शुरू के अंदर स्ट्रेचिंग से बचाता है, ये फास्ट रिकवरी देता है और एक स्ट्रॉन्ग लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन बना के देता है। तो इसलिए फाइबर टेप ऑगमेंटेशन के साथ सर्जरी की सक्सेस रेट थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये बात हुई इम्प्लांट के बारे में। फिर एसीएल सर्जरी के फेल होने का पेशेंट की तरफ से जो मुख्य कारण होता है वो होता है रिहेबिलिटेशन, मतलब कि आप यदि एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं। मैंने वो पेशेंट्स भी देखे हैं जो एसीएल सर्जरी करा के आते हैं और एक एक महीने तक चलना भी शुरू नहीं करते हैं, घुटना मोड़ना शुरू नहीं करते हैं। तो उन पेशेंट्स में एसीएल के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या उनमें रिकवरी बहुत स्लो होती है और उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। दोस्तों, सर्जरी का जितना रोल पेशेंट की रिकवरी में है उतना ही रोल पेशेंट की सर्जरी के बाद होने वाली एक्सरसाइजेज पे भी डिपेंड करता है। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि सर्जरी का रोल 50% है तो 50% रोल रिकवरी के अंदर एसीएल के बाद की जाने वाली एक्सरसाइजेज का है। तो आप एक ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट या अपना जो भी ट्रेंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट है उनके संपर्क में रहिए सर्जरी के बाद।
हमने अपने हॉस्पिटल में स्पोर्ट्स इंजरीज के कुछ रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं। ये एक्सरसाइजेस प्रोटोकॉल हैं जो हम हर पेशेंट को फॉलो करने के लिए कहते हैं। ये एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं और इन एक्सरसाइज को फॉलो करते हुए ही हमें उन टेक्निक के साथ जब हम इन प्रोटोकॉल्स को कंबाइन कर देते हैं तो यही हमें 100% नियर 100% सक्सेस रेट देते हैं सारी स्पोर्ट्स इंजरीज के रिजल्ट्स में। नेक्स्ट ACL सर्जरी के सक्सेस रेट में आता है कि आपकी सर्जरी में कौन सा ग्राफ्ट काम में लिया गया है। पूरी दुनिया के अंदर 90% से ज़्यादा केसेस में जो सर्जन्स प्रीफर करते हैं वो होता है हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट। हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट को निकालना इजी होता है, ये सर्जन के लिए थोड़ा सा इजी टास्क है, लेकिन ये ग्राफ्ट कुछ लचीला होता है और इसमें स्ट्रेचेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए सर्जरी के बाद थोड़ी सी लैक्सिटी घुटने के अंदर देखी जाती है। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उन्हें हम बोन पटेलर बोन टेंडन ग्राफ्ट रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये स्टिफ होता है और ये ज़्यादा मजबूत होता है और घुटने के अंदर लचीलेपन को सर्जरी के बाद भी बिल्कुल कम कर देता है। हैमस्ट्रिंग लचीला होता है, इसी वजह से जो ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन है उसके अंदर फाइबर टेप से ऑगमेंट करने का इनोवेशन हुआ है। फाइबर टेप इस लचीलेपन जो ग्राफ्ट का लचीलापन है उसी को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि ये फाइबर टेप स्टिफ होता है और इनिशियली जो ग्राफ्ट लैक्स हो सकता है उससे हमें बचाता है। तो बोन पटेलर बोन टेंडन काम में लिया जाए या हैमस्ट्रिंग के साथ आप फाइबर टेप ऑगमेंट करके या सिर्फ हैमस्ट्रिंग लगा रहे हैं तो ये तीनों ही टेक्निक्स अच्छे रिजल्ट्स देती है। डिपेंड करता है कि आपकी अपने घुटने से क्या डिमांड है और इसी के बेसिस पे सर्जन्स आपके लिए कौन सा ग्राफ्ट अच्छा रहेगा इसका चुनाव करता है।